ये जो सामान्य वर्ग समाज है, मान लिया हमारे पिताजी ने नहीं समझा, मैं समझ गया, मैंने भी नहीं समझा, 20-21 तक मुझे भी नहीं समझ में आता था, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने दूसरी तरह से स्टडी शुरू की तब समझ में आया। यह सामान्य वर्ग समाज आखिर जिसको बोलते हैं कि स्टॉकहोम सिंड्रोम, जिसने उसको मिटाया, जिसने उसको मारा, जिसने उसके विरुद्ध कानून बनाए, उसी की चरण वंदना में क्यों लगा रहा? ये आपने मतलब अपने समाज में अध्ययन करके देखा है कि क्या कारण रहा ये? मैं बताता हूं आपको। आप हमेशा से, आज से नहीं, जब से भारत पर आक्रमण प्रारंभ हुए, 711 में पहला सफल इस्लामी हमला मोहम्मद बिन कासिम का होता है। सफल मैं इसलिए कहूंगा संदीप जी कि हमले उससे पहले भी हुए थे, हमने उन्हें पराजित करके भगा दिया। पहले सफल इस्लामिक आक्रमण के बाद चच और दाहिर, सिंध में आप देखें कौन थे, ब्राह्मण राजा थे जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से मुकाबला किया, वीरगति को प्राप्त हुए। 711 से पहले मुसलमान को दिल्ली का सुल्तान बनने में 1192 आ गया। 500 वर्ष लगे सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में इस्लाम को। क्यों लगे ये इसलिए लगे कि जगनिक ने लिखा कि 12 बरस लोग कुकर जीवे और 16 लोग जिए सियार और बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये आपके बलिदान, इस मिट्टी के लिए बलिदान होने की आपकी प्रवृत्ति ने, इस बाकी जहां भी 56 देशों में इस्लाम गया, ईरान में गया तो पारसी समाप्त हो गए, पूरे अफ्रीका को खा गया इस्लाम। आखिर आपकी कल्चर जिंदा क्यों है? मैं एक लाइन कहता हूं कि हिंदू समाज एक भेड़ है, ब्राह्मण उसका गड़रिया है। और ये बुद्धिज्म, ईसाई और इस्लाम कसाई हैं जो चाह रहे हैं कि इन भेड़ों को इस गड़रिये से अलग किया जाए ताकि उसको ये हलाल कर सके। आज ब्राह्मण सलामत है तो सनातन धर्म सलामत है, हिंदू धर्म सलामत है, क्योंकि आप धर्म को दिशा दे रहे हैं। उसके बाद आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो सारे नायकों के नाम लें, सारे बलिदानियों के नाम लें, आप नाना भाऊ पेशवा का नाम लें, आप तात्या टोपे का नाम लें, आप झांसी की रानी का नाम लें, सारे आपको कौन लोग मिलते हैं? आपके लोग मिलते हैं। मंगल पांडे, आप मंगल पांडे से लेकर झांसी की रानी, आप एक भी नाम नहीं ढूंढ सकते जो कि इन समुदायों से आया हो, जो आज अपने को देश का मूल निवासी कहते हैं। ये मूल निवासी है तो ये लड़ने क्यों नहीं आए, मुझे ये बताया जाए विदेशियों से। आजादी की लड़ाई के नायकों के नाम ले, बलिदानियों के नाम ले, पंडित राम प्रसाद बिरजू, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी बलिदानी आप नाम लेंगे आपको आपके लोग मिलेंगे। तो इस लोगों को, प्रदेश के पॉलिटिकल सिस्टम को ये पता है। आज नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हो देश का, वो जब दलितों के बीच में, ओबीसी के बीच में, मुसलमानों के बीच में जाएंगे तो क्या कहेंगे? हमने आपके लिए ये रिजर्वेशन लाया, ये कमीशन बनाया, ये सुविधा दी, ये वजीफा दिया, ये आरक्षण दिया। आपके बीच में आते तो क्या कहते हैं? हमने राम जन्मभूमि का मंदिर बनवाया, धारा 370 हटा दी और ये कर दिया और पता नहीं क्या क्या कर दिया। अरे उनको भी तो बताओ कि राम जन्मभूमि बताया और धारा 370 हटा दी, क्योंकि उन तबकों को धारा 370 के हटने से फर्क नहीं पड़ता। उन तबकों को राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण होने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन तबकों को देश की अस्मिता की रक्षा करने से पाकिस्तान हमला करते खादे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है सिर्फ उनके निजी लाभों से। आप अपने निजी लाभों को ताक पर रख करके, अपने निजी लाभों को ताक पर छोड़िए, बलिदान करके। आज मेरे पास आंकड़े हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब पीएचडी स्कॉलर का 2 वर्ष पहले प्रवेश हुआ तो 92% पर मेरिट बंद हुई है सामान्य वर्ग की, और 0 अंक पर शेड्यूल कास्ट को प्रवेश दिया गया शोध के लिए। अब सोचिए कि 100 में 92 वाला बच्चा शोध अच्छा कर सकता है या 100 में 0 अंक लाने वाला। अभी नीट में आपने देखा, आपने पीछे बात की इनके यात्रा की, तो जो 81वां संविधान संशोधन ये लेकर के आए, बैकलॉग की व्यवस्था, आपको इससे पहले मालूम है कि बैकलॉग जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। यदि कोई सीट खाली रह गई तो उसको ओपन छोड़ा जाएगा, बोले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के न मिलने से इसको सामान्य वर्ग से भरा जाएगा, और वो भर दी जाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2000 में
ये कानून लाई 81वें संविधान संशोधन इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कि बैकलॉग की व्यवस्था की जाएगी। अगर उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिले तो क्या करेगी सरकार? सरकार उन सीटों को खाली छोड़ेगी। अगली भर्ती में 50% रिजर्वेशन से इतर वो रिजर्वेशन और दिया जाएगा। ये पिछले वर्ष का बैकलॉग है और ऐसा करते करते रिजर्वेशन 100% तक पहुंच जाएगा। 82वां संविधान संशोधन उन्होंने किया कि न्यूनतम अंकों की बाध्यता समाप्त कर दी। आज आप देख रहे हैं जो नीट में -40 वाला मसला चला, वो क्यों चला? क्योंकि अटल जी की सरकार ने न्यूनतम अंकों की बाध्यता एम नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में समाप्त कर दी कि जो उसका एक सेंटेंस बोला इन्होंने, बेस्ट अमंग द फेल्ड कैंडिडेट्स, जो असफल हो गए उनमें से अच्छे चुन लो। क्या मतलब है मुझे बताइए। और उसके बाद ये तीसरा जो इन्होंने संशोधन किया, 85वां संविधान संशोधन जिसे आप कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि प्रमोशन में रिजर्वेशन लेकर किया। इसके पहले आप नौकरी पा गए तो प्रमोशन आपको अपनी सीनियरिटी और उन चीजों के हिसाब से मिलता था। नहीं साहब, प्रमोशन में भी आप सिपाही 2 साथ भर्ती होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि एक भर्ती हुआ सिपाही अपने बाद भर्ती हुए दरोगा का इंस्पेक्टर बन जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो लेकर के आए इस प्रकार की व्यवस्थाएं, तो इसको आप कह रहे हैं ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये आखिर इन चीजों की क्या आवश्यकता थी। लेकिन और सबसे बड़ी बात है, किसी ने मांग नहीं की। या तो कोई डिमांड कर रहा होता ना, फिर आप लेकर के आते। आज यूजीसी की भी अगर आप बात करें तो क्या इस यूजीसी के कानून की किसी ने मांग की थी? क्या इसके लिए कोई आंदोलन हुआ था? क्या इसके लिए कोई डिमांड नहीं हुई थी? आज सरकार का मन किया कि ऐसा किया जाए, सामान्य वर्ग के खिलाफ एक और कानून लाया जाए, तो उन्होंने कॉलेजों में और उच्च शिक्षा संस्थानों में एक कानून लेकर के आ गए। आप मंडल की बात करते हैं, मंडल की रिपोर्ट पूरी की पूरी मैं अब दिखा दूं, मेरे हाथ में मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। और मंडल ने जो आंकड़े लिए हैं वो कहां से लिए? एक्सक्लूसिव, कोई सर्वे नहीं किया, कुछ कहीं गया नहीं, एक कमरे में बैठ के मंडल साहब ने क्या किया? 1931 की जनगणना उठाई और उसमें से ये गिना, बोले साहब ये समूह है, अनुसूचित जाति इतना है 15% है, जनजाति 7% है, गैर हिंदू में मुस्लिम 11%, ईसाई 2% है, बुद्धिस्ट साहब 0.67 है, अगड़ी हिंदू जातियों में ब्राह्मण भूमिहार के समेत 5.52% है, राजपूत 3.9 है, मराठा 2.2 है, जाट 1% है, बनिए वैश्य 1.88 है, कायस्थ आपका 1% है, अन्य अगड़ी जातियां 2% है, सी का कुल योग हो गया 56%। तो अब इसमें से 100 में से घटा दो, बचे हुए सब बैकवर्ड है। ये फॉर्मूला होता है क्या? तभी हमने कहा फर्जी कमीशन, वो पूरा फर्जी कमीशन, पूरा फर्जी आयोग है। और जितने रेफरेंसेस लिए मंडल ने, मैं आपको बताऊं, वो किसी आज मनुस्मृति या किसी ग्रंथ से, किसी वेद से, किसी पुराण से नहीं लिए। वो कुछ किताबें उठा ली उसने, जैसे ये कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, जीएस फुर्दे ने पॉपुलर बुक डिक्शनरी की किताब थी। कोई कुछ भी लिख देगा, उसको कमीशन अपने आयोग में ले लेगा। और ये क्या लिखता है मंडल अपनी रिपोर्ट में कि शूद्र, महाभारत में कहा गया है कि शूद्र कोई संपत्ति नहीं रख सकता, उसकी संपत्ति उसका मालिक जब इच्छा हो हड़प सकता है। मान्यवर, महाभारत में ऐसा कहाँ कहा गया है? कोई बताएगा मुझे? और बीपी मंडल अपनी रिपोर्ट में कोट कर रहा है, आप बताइए। और इस रिपोर्ट को भारत सरकार एक्सेप्टेंस दे रही है, इसके आधार पर कानून बना रही है।